बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। जहां एक तरफ लगातार बदलते परिवेश के कारण युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब की तलाश और सुखमय जीवन जीने के लिए ललायित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा इन सभी का परित्याग कर कृषि और पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। स्वच्छता के 50 ब्रांड एम्बेसडरों में शामिल एवं अरण्य पर्यावरण संस्था के संस्थापक राज सुधाकर मदनकर से हमारे संवाददाता क्षितिज यादव ने बात की। देखिए यह खास वार्ता। आज जब हमारी पीढ़ी में से जो यूथ हैं कृषि को लेकर भाग रहे हैं, पर्यावरण को लेकर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि जो तकनीकी की चमक धमक है, या जो अभी मल्टीनेशनल कंपनियों में तमाम नौकरियां आ रही हैं उसमें काम करने को लेकर ज़्यादा इच्छुक हैं, तो इस क्षेत्र में अभी ये देखा जा रहा है। लेकिन कुछ युवा जो हैं अभी भी पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं या खेती को लेकर काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो हम आज उसी क्रम में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है राज सुधाकर मदनकर जी। ये इनका परिचय हम दे दें। सर जो है स्वच्छता के 50 ब्रांड एम्बेसडरों में से एक हैं और इन्होंने मॉरीशस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी जैसे देशों में काम किया है और ये 16 साल की उम्र में इन्होंने एक NGO की स्थापना की थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डन काफ़ी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर ये देखा जा रहा है, जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो यूथ की जो भीड़ है वो सरकारी नौकरियों में ऐसी जगहों पे जा रही है। आपको एक अच्छी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल भी चुकी थी, तो क्या हुआ ऐसा कि आके खेती के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं? देखो, भारत में जो हमारी जीवन शैली रही है सनातन काल से, वो कृषि के साथ में ही रही है। कृषि और जीवन शैली ये एक भाग है, उसका अविभाज्य घटक है, वो अंग है हमारे जीवन का, दैनंदिनी का। तो कृषि खबरें हमें जीवन से अलग नहीं हुई, परंतु कुछ सालों में, लगभग एक पिछले 7-8 दशकों में ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे कृषि को एक दूजा भाव से देखा जा रहा है। और अभी हमारे एक 10-15 से पीछे साल से, या मेरी अपनी जो पीढ़ी है 3 दशक से, ऐसा एक वातावरण बनाया गया हमारे पालकों के माध्यम से ही ओनली कि कृषि करना अपना काम नहीं है, वो तो गांव के लोगों का काम है, वो तो खैर हो जाएगा। अभी आप कृषि में क्यों अपना शरीर काला करोगे, पसीना क्यों बहाओगे, इतनी मेहनत क्यों करोगे। तो वाइट कॉलर जॉब के पीछे लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, कॉरपोरेट सेक्टर में जाने लगे, सरकारी स्तरों पर जाने लगे। लेकिन एक भारत में ना पहले से ऐसा बोला गया, हमारे शास्त्र भी ऐसे बोलते हैं, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। तो आज उल्टा हो गया चक्र, नौकरी को ही बड़ा चढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसा जब मैं क्रेडिट बैंक ऑफ अमेरिका में भी काम कर रहा था, और तब ऐसे ध्यान में आया कि नहीं यार, काम अपने को करना है वो किसानों के लिए और मिट्टी के लिए काम करना है, क्योंकि किसान इतना उसमें जहर घोला जा रहा है। हम हमारे भोजन में रोज़ 8% जहर खा रहे हैं। धीरे धीरे सारा स्लो पॉइजन में कन्वर्जन हो जाएगा, और उसके दुष्परिणाम भी हम देखते रहे कि लोगों का साथ अलग अलग प्रकार की बीमारी हो रही है। 7-8 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई त्रस्त है। तो सोचा कि नहीं, कृषि में काम करना है, तो अभी पूरा जीवन उसी में, कृषि में समर्पित किया हुआ। फिर एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा कि जब 10वीं में कोई बालक पढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई एग्ज़ाम देना है। तो कक्षा 10 में आप जब 16 साल की उम्र में थे, उस दौरान आपने एक NGO की स्थापना की। फिर कितना बड़ा चेंज माने या इसे हम आपका कैसे कह लें कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि 16 साल की उम्र में एक NGO की कल्पना करना भी फिर बहुत बड़ी बात? बरोबर है, क्योंकि आइंस्टाइन का जन्म शताब्दी वर्ष था, तो पूरी दुनिया विज्ञान वर्ष के तौर पे देश भर में, दुनिया भर में मना रहे थे। तब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, ग्रोइंग ट्रीज इन लेस वाटर, कंपनी में पेड़ जगाना। तो डॉक्टर होमी भाभा रिसर्च सेंटर से मेरी एक मार्गदर्शिका थी कल्पना वजलवार, वो बहुत बड़ी पर्यावरणविद थी। तो उनके साथ में जो भी अध्ययन हुआ, तो एक वो चेतना पर्यावरण के प्रति जागृत हुई। तो देखा कि मनुष्य सेवा में कार्यरत काफ़ी सारे लोग हैं, वहाँ पे गरज अपनी थोड़ी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? तो मेरी काली मिट्टी को, काली माँ को। वो फिलहाल संकट में है, वो जहर ही उगल रही है। तो उसके लिए मिट्टी के लिए काम करना, पर्यावरण सृष्टि के लिए काम करना। जो हम देखते हैं कि बहुत तापमान वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज का हम असर भोग रहे हैं,
पहले बराबर हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि इस तारीख को 7 तारीख को मृग नक्षत्र लगेगा या नहीं लगेगा, तब बारिश होनी है, महाशिवरात्रि पे बारिश होनी है, होली के समय हल्का से बारिश की छींटे पड़ने हैं। ऐसे हर मौके पे कुछ ना कुछ होता था। ये पर्यावरण आज पूरा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। हम लोग कुछ पक्का बता ही नहीं सकते कि हाँ इस दिन इस शाम को, तो वेदर डिपार्टमेंट की ज़्यादातर रिपोर्ट्स फेल हो जाती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो ये जो पृथ्वी का समतोल असंतुलित हो चुका है, इसके लिए काम करना, तो पहला जो लक्ष्य एकदम सर्वसामान्य तौर पर एक किसी भी बच्चे के दिमाग में आएगा कि मुझे हरियाली के ऊपर काम करना है, हरियाली बढ़ानी है। तो हरियाली को बढ़ाने का जिम्मा तब से उठाया और काम करना चालू किया। फिर आप BHU में आए हैं, यहाँ जो कार्यक्रम है गाय को लेकर है, तो गाय पे अगर हम सवाल करना चाहें तो फिर ये देखते हैं, हम पाते हैं कि जो गाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका ज़्यादा महत्व है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश रीजन की बात करें तो यहाँ लगभग कम हो चुका है, क्योंकि फिर कोई गायों को उस तरीके से कितना महत्व उनका है नहीं जानते हैं, या फिर कह लें कि उनके अंदर जागरूकता नहीं है। फिर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जागरूकता सब में है, सबको पता है, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है ना, उसको आज ये आह्वान स्वीकार करना पड़ेगा कि हम केवल गाय हमारी माता है और उसमें 33 करोड़ देवता बसते हैं ऐसा बोल के नहीं चलेगा। हमें उसका विज्ञान सामने लाना पड़ेगा। अभी हम जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, भले ही नेशनल है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे लोग आए हुए। एक जर्सी नाम का प्राणी अपने आसपास हमको दिखाई देता है। ये गाय जैसा दिखने वाला महाघातक प्राणी है और इसका दूध भी दूध जैसा नहीं है। यानी मैं तो मेरी भाषा में उसको ऐसे बोलता हूँ, हालांकि एनसाइक्लोपीडिया और बाकी डिक्शनरी वालों ने भी उसको काऊ, देसी काऊ, हमारी जिसको काऊ बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल प्राणी है। ये जर्सी जो है इसको प्राणी बोला गया है, इसको गाय का भी दर्जा नहीं मिला है। तो मैं मेरी मुश्किल भाषा में इसको ऐसे बोलता कि जर्सी इज़ नॉट अ काऊ, जर्सी इज़ अ डेंजरस एनिमल विच लुक्स लाइक काऊ, और इट्स मिल्क इज़ नॉट अ मिल्क बट सिंपली अ वाइट सब्सटेंस विच लुक्स लाइक मिल्क कॉजेज द कैंसर। और हमारी देसी गाय का दूध क्यूर्स द कैंसर। देसी गाय केवल दूध नहीं देती तो गोबर गोमूत्र देती है। हमारी संस्कृति में गोमय वसते लक्ष्मी बोलते हैं, यानी गोबर में पैसा है, गोमूत्र में गंगा है। तो ये इसकी पुनर्प्रतिष्ठापना हो। और गाय का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा आज के भी परिप्रेक्ष्य में और आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी में भी इसलिए सार्थक है क्योंकि उसकी उपयोगिता इतनी है। जिस भूमि पर, जिस धरती पर गोबर और गोमूत्र पड़ जाता है, वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियाँ आप देखो तो वो मिट्टी को जीवंतपना लाता है, मिट्टी का रूप चेंज कर देता है। एसिडिक सॉइल से अल्कलाइन सॉइल बनती है। ऐसे खूब सारे, मैं टेक्निकल चीज़ें बोलूँ तो गाय के ऊपर तो बहुत बड़ा विषय है। पर जैसे ज़्यादातर किसान उससे जागरूक नहीं होते हैं, जो फीमेल उनको प्रजनन के लिए डाला जाता है, तो उसमें डॉक्टर जो होते हैं ग्रामीण किसी भी प्रकार का डाल देते हैं, किसान जानते नहीं, तो क्या वो देखें और किस प्रकार पे वो करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखो, विदेशी षड्यंत्र के तहत हमारी जो देसी गाय है, यानी अंग्रेज़ों ने भी हमारी गैयाओं की तारीफ़ काफ़ी की थी, लेकिन उनको तो व्यापार करना था और हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने का आघात किया। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन कैसे किया, संस्कृति को तोड़ा। तो गौ आधारित कृषि करना, गौ आधारित जीवन व्यापन करना, ये हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है, भाग है। लेकिन गाय को दूध देने वाली मशीन के तौर पे केवल उसको एक लिमिटेड सोच तक, एक मर्यादित उसको कर दिया, तब से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। गाय दूध देने वाली मशीन नहीं है। जो गाय कम से कम दूध देती है उसका उतना ही पावरफुल गोबर गोमूत्र होता है, और जो गाय बिल्कुल एक बूंद भी दूध नहीं देती है, जिसको हम लोग आट गई, ख़त्म हो गई, अभी तो केवल कसाई के ही काम की बची है, ऐसी जो गैया को हम लोग छोड़ देते हैं, रास्ते पे बेवारस छोड़ देते हैं, यही गैया का गोबर गोमूत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और कृषि में हमको गोबर गोमूत्र से ही सारी कृषि करनी है। ये जहाँ गोबर गोमूत्र गिरता है वहाँ से सब तरफ गंध संकेत फैलते हैं, और सारे सूक्ष्म जीवाणु जो निद्रावस्था अपने में रहते, सुप्तावस्था में रहते, वो अपना डॉर्मेंसी ब्रेक करके जागृत अवस्था में आकर अपनी गतिविधि का क्रियान्वयन करते हैं। इस कारण भूमि जो है ना वो बहुत सुपीक होती है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो ये यूरिया नाम का जो कंसेप्ट आया ना, ये यूरिया, और काऊ यूरिन में 95% यूरिन में यूरिया है काऊ के, तो गाय के पेट में नेचुरली प्रोसेस हुआ 95% यूरिया क्यों ना हम ले, और वो आर्टिफिशियल यूरिया हम क्यों इस्तेमाल करें? उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अफलातुन रिजल्ट्स उससे मिलने वाले हैं।
फिर जब बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो हमें लगता है कि योजना कोई ख़राब नहीं होती, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, उसका इम्प्लीटेशन कैसे होता है, उस पर निर्भर करता है कितना। तो क्या लगता है ज़मीन पे ज़मीनी हकीकत या कहाँ तक ये पहुँचेगा, कितना उम्मीद है और किस तरीके से इसका क्या प्लान है? हाँ, देखो ऐसे होता है कि कुछ लोग, जो 100 लोग मान लो अपने हाथ में है, तो 100 लोगों में से कुछ लोगों ने पॉलिसी मेकिंग का काम करना चाहिए, कुछ लोगों ने मार्गदर्शक के तौर पे हमारा काम करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें सर्वसामान्य किसान शायद ही आपको दिखेगा, लेकिन उसमें एसी में बैठने वाले सारे बड़े बड़े विद्वान ख्याति प्राप्त लोग ऐसे दिखेंगे, क्योंकि उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, उनका अध्ययन काफ़ी अच्छा है। शायद वो ज़मीनी स्तर पर काम कम कर चुके होंगे, लेकिन उनका अध्ययन बहुत अच्छा है। तो कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये होता है कि ये अध्ययन के माध्यम से समाज में विषय जाए और लोग उसको आत्मसात करने के लिए प्रवृत्त हो, प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो। ये शिक्षा होने के बाद में जो दूसरा एक वर्ग है समाज का, जो ये सब सारी बातें समझ कर धरातल पर उतारने का काम करे। जो किसान खेत में काम कर रहा है, उसको यदि ये नहीं पता होगा कि मेरी गाय कितनी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस काम में आती है जहाँ पे वैज्ञानिक लोग आकर, अभी देखो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने अपने अपने पेपर प्रेजेंटेशंस दिए। कोई बोलता है कि गाय के नाभि पे सूर्य केतु नाड़ी है, जिसके कारण एज अ सोलर पैनल का काम करती है और जो पूरे गाय के शरीर में एक अच्छी नवचेतना और ऊर्जा देकर, फिर वही सारा BHU में ही आपका ये रिसर्च है कि कितना सारा 24 से 28 कैरेट सोना गौमूत्र से बाहर निकाला गया है। गोबर का इतना उपयोग है कि जिसके चलते भूमि की उर्वरा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना। तो ये सारी चीज़ें पता है। क्या हुआ ना, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी तक सही था, यानी मेरे नाना नानी दादा दादी की पीढ़ी तक सब सही चल रहा था। हमारी माँ बाप की जो पीढ़ी है ना, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, तो उन्होंने जब छोड़ दिया तो हम तक पहुंच नहीं रहे, और हम आगे की पीढ़ी को तो सोचेंगे ही नहीं कि क्या देना है। मैं तो मेरा ही 10 साल के बाद का भवितव्य कैसा होगा उसकी मुझे चिंता लगी पड़ी होती है। तो हमारे माँ बाप ने कष्ट करते के लिए हमको पाल पोस के बड़ा करने के लिए उन्होंने कृषि में कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन यदि कृषि हम लोग नहीं हाथ में लेंगे तो आगे में बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी हूँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यदि मैं बोलूँ, भारत के राष्ट्रीय उत्पन्न में और राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का वाटा पहले 82-85% होता था। तो भारत कृषि प्रधान देश था। अब भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहा, क्योंकि कोरोना के पहले उसकी GDP में एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन हैज़ रीच डाउन टू ओनली 11.9, और अभी ड्यूरिंग कोरोना और रिसेंट जो फिगर है वो केवल 8.4, यानी कहाँ 85% और कहाँ पे 8%। तो आज भारत ने अपनी वो पहचान मिटा दी है, भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहा है। तो ये 8 से 85 और रादर 100% तक जो गैप निर्माण हुई है, ये जो संधि है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए इट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड द वर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग जनरेशन लाइक अस टू कम एंड प्ले देयर रोल इन द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्टिंग। तो कृषि में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सारी नई पीढ़ी कृषि में यदि उतर जाए ना, तो भारत फिर लहूलुहान हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे राज मदनकर जी को, जो कि स्वच्छता के 50 ब्रांड एम्बेसडरों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कृषि को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, या जो यूथ हैं उनको किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करके अभी भी हम जो भारतीय पुरानी संस्कृति रही है या फिर भारत की जो पहचान रही है कि कृषि प्रधान देश भारत रहा है, उसको बचाने का कार्य कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आजकल के युवा जो खासकर अच्छे देशों में जाके अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है। BHU से मैं क्षितिज यादव, डैन काफी न्यूज, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू।